नजर आ रहा है। देखिए वो अगर मैं 19 की बात करूं, 2014 की बात करूं, दोनों का बहुत अंतर है 2024 के मुकाबले में। क्योंकि देखिए उस समय जो विपक्षी लोग थे, कांग्रेस पार्टी थी, बहुत सीमित उनके मेंबर्स थे, लेकिन आज अगर आप देखें तो लगभग बराबर की स्थिति नजर आती है। क्योंकि 240 के आसपास पूरा है जो है इंडिया कुनबा नजर आता है, तो वहीं 293 या 92 के आसपास जो है एनडीए कुनबा नजर आता है। अगर 20-30 विधायक जो सांसद है यहाँ से वहां हुए तो सरकार बदलने में देर नहीं लगेगी। और यही बात जो है लगातार जो एनडीए कुनबा उनको अच्छे से पता। आप देखिए कि जिस तरह से जो चाहे जेडीयू हो चाहे टीडीपी हो, उनके नखरे उठाते हुए एक तरीके से इस समय मोदी सरकार नजर आ रही है। क्योंकि आपने देखा कि नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट में हूं आपके साथ सिराज। ओम बिरला एक बार फिर से लोकसभा के स्पीकर नियुक्त कर दिए गए हैं। दरअसल ध्वनि मत से उन्हें जो है समर्थन प्राप्त हुआ। आपको बता दें कि जिस तरीके से विपक्ष लगातार जो है स्पीकर पद को लेकर के मांग कर रहा था और चुनाव की स्थिति बनती हुई नजर आ रही थी, लेकिन एक बार फिर से ध्वनि मत से उन्हें जो है स्पीकर नियुक्त कर दिया गया है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से विपक्ष लगातार डिप्टी स्पीकर पद की मांग कर रहा था, इसको लेकर के अब एक नया पेज जो है वो सामने आ रहा है कि आखिर राहुल गांधी ने कल जिस तरीके से विपक्ष की तरफ से इस बात को रखा था कि कहीं ना कहीं चुनाव होंगे और विपक्ष भी दावा ठोकेगा, लेकिन रातों रात ऐसी कौन सी परिस्थितियां सामने आई, रातों रात कौन से खेल पलट गए कि राहुल गांधी को समर्थन देना पड़ा। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अमन सर मौजूद है। सर, जिस तरीके से देखें तो विपक्ष जो है कल मांग कर रहा था कि लोकसभा स्पीकर के लिए चुनाव हो और भारतीय इतिहास में जो है तीसरी बार चुनाव होता, लेकिन सुबह 11 बजे से जब प्रस्ताव रखा गया तो विपक्ष जो है समर्थन दे देता है। ऐसे में राहुल गांधी की क्या स्थितियां हैं, क्या उनके दिमाग में चल रहा था, विपक्ष क्या सोच रहा है इसको लेकर? देखिए बिल्कुल सिराज, अगर हम पूरे माहौल को देखें तो ऐसा बिल्कुल भी कोई मानने को राजी नहीं था कि यहाँ पर इंडिया गठबंधन का जो प्रत्याशी है जिनका नाम के सुरेश है वो यहाँ पर कोई बड़ी जीत दर्ज कर सकते। लेकिन हाँ, ये जरूर था कि वो सिंबॉलिक तौर पर यानी कि सिंबल के तौर पर दिखाना चाहते थे कि यहाँ जो विपक्ष है वो एकजुट है। क्योंकि कल आपने देखा होगा कि टीएमसी ने भी इस बात को लेकर आपत्ति दर्ज की कि हमसे पूछा नहीं गया, लेकिन सुबह होते होते उन्होंने भी कहा कि भाई नहीं, कोई बात नहीं, अगर जो आपने के सुरेश का नाम अगर आगे बढ़ाया है जो 8 बार सांसद हैं तो जाहिर बात है कि हम भी उनको समर्थन जो है अपना समर्थन देते हुए नजर आएंगे। लेकिन देखिए स्पष्ट था यहाँ पर किस तरह से जो विपक्षी दल थे वो अपनी ताकत दिखाना चाहते थे और यहाँ पर जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनको भी सत्ता की जो कह सकते हैं कि जिस तरह से गुरूर था, जिस तरह से वो कह सकते हैं लगातार तीसरी बार पावर में बैठे हुए हैं, उनको भी लगा कि इस बार विपक्ष जो है बहुत ताकतवर है। अगर विपक्ष लड़ने की बात करता है तो हमें भी आगे बढ़कर उनके साथ में जो बातचीत करनी चाहिए, हमें अपनी अकड़ जिस तरह से हम 2 बार दिखाते रहे उसको साइडलाइन कर देना चाहिए। और यही हुआ कि यहाँ पर जब विपक्ष और सत्ता पक्ष में बातचीत हुई तो यहाँ एक मत से या ध्वनि मत से जिस भी तरह से आप कह सकते हैं यहाँ पर स्पीकर का चुनाव हो जाता, ओम बिरला एक बार फिर से सदन के लोकसभा के स्पीकर बन जाते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात क्या देखने को मिली चिराग, जिसमें कि पीएम मोदी जिस तरह से स्पीकर को गद्दी तक पहुंचाते हैं, बैठाते हैं, उसके साथ में राहुल गांधी भी नजर आते हैं। देखिए लोकतंत्र की यही खूबसूरती है, कब चीजें बदल जाएं। कल तक जिन राहुल गांधी को तमाम तरह से फेलियर बताया जाता था, तमाम तरह से राजनीति के लिए मिसफिट बताया जाता था, आज वही राहुल गांधी उनके यानी पीएम मोदी के साथ में खड़े हुए नजर आते हैं। तो ये अपने आप में मुझे लगता है बहुत अद्भुत दृश्य था और तमाम लोग इसी बात पर कमेंट कर रहे हैं कि किसी को भी इतना साधारण नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कब किस तरह से वो अपनी जो है प्रतिभा को सामने लेकर आ जाए कोई नहीं जानता। ये मेरे ख्याल से कांग्रेस पार्टी के लिए एक बेहतर माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि अगर 2019 और 2014 की बात करें उसके मुकाबले कांग्रेस पार्टी के पास में बहुत ज्यादा सीटें हैं, 100 के आसपास सीटें हैं। तो ये आप मानकर चलिए यहाँ से कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से खुद को मजबूत करने का प्रयास किया है। जी बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी के साथ साथ विपक्ष भी मजबूत हुआ है सर। क्योंकि देखें तो जिस तरीके से राहुल गांधी ने खुले तौर पर कहा था कि चुनाव होगा और कहीं ना कहीं सुबह आते आते वो पलटते हुए नजर आए, क्या वो अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाने के प्रयास में थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को ना समझे, या फिर ओम बिरला का जिस तरीके से कार्यकाल रहा है कि 150 से ज्यादा सांसदों का जो है निलंबन हो गया। उसके बाद हमें देखा गया कि जो राहुल गांधी या विपक्ष के कोई भी नेता जब भाषण देते थे तो कैमरा जो है वो ओम बिरला के चेहरे पर हुआ करता था। ये तमाम जो उनके कार्यकाल थे उस पर सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए वो अगर मैं 19 की बात करूं, 2014 की बात करूं, दोनों का बहुत अंतर है 2024 के मुकाबले में।
में, क्योंकि देखिए उस समय जो विपक्षी लोग थे, कांग्रेस पार्टी थी, बहुत सीमित उनके मेंबर्स थे, लेकिन आज अगर आप देखें तो लगभग बराबर की स्थिति नजर आती है, क्योंकि 240 के आसपास पूरा जो है इंडिया कुनबा नजर आता है, तो वहीं 293 या 92 के आसपास जो है एनडीए कुनबा नजर आता है। अगर 20-30 विधायक जो सांसद है यहाँ से वहां हुए तो सरकार बदलने में देर नहीं लगेगी, और यही बात जो है लगातार जो एनडीए कुनबा उनको अच्छे से पता। आप देखिए कि जिस तरह से जो चाहे जेडीयू हो चाहे टीडीपी हो, उनके नखरे उठाते हुए एक तरीके से इस समय मोदी सरकार नजर आ रही है, क्योंकि आपने देखा कि टीडीपी ने भी मांग अपनी रखी, उनको भी माना गया, जेडीयू ने अपनी मांग रखी, उसको भी माना गया। अब ऐसे में अगर ये दोनों की मांगे नहीं मानी जाती, आपने देखा होगा कि जब नीतीश कुमार आते हैं, पीएम मोदी एक जगह बैठे होते हैं, उठकर खड़े हो जाते हैं, तो ये जो चीजें ये बताती है किस तरह से अब बीजेपी को इन पार्टियों की जरूरत है, क्योंकि अगर टीडीपी और जेडीयू अगर निकलते हैं या अलग हटते हैं, वापस कह सकते हैं इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करते हैं, तो यहाँ पर बीजेपी या यूं कहें कि मोदी सरकार जो है, एनडीए सरकार जो है, वो यहाँ पर दरअशाई हो सकती है। जी बिल्कुल, इस बार की जो परिस्थितियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि देखें तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत के आंकड़े को छू नहीं पाई है, और ऐसे में सहयोगी दल खास तौर पर टीडीपी और जेडीयू यानी नीतीश कुमार पर सबकी नजरें बनी हुई थी कि क्या नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू खेला करते हुए नजर आएंगे, और इस बात का अंदेशा इस बात से भी लगाया जा रहा था कि चंद्रबाबू नायडू चाहते थे कि कहीं ना कहीं दक्षिण से या फिर उनकी पार्टी से किसी को स्पीकर बनाया जाए, और इस बात को लेकर के लगातार बीजेपी और टीडीपी में जो है जद्दोजहद देखने को मिल रही थी, असमंजस की स्थिति देखने को मिल रही थी। लेकिन इसी बात को कांग्रेस के नेता साफ तौर पर कह रहे थे कि चंद्रबाबू नायडू जो है वो साउथ के जो कि कांग्रेस के सांसद थे के सुरेश, उनको कहीं ना कहीं समर्थन देते हुए नजर आएंगे। तो क्या ये तमाम परिस्थितियां थी, वो कांग्रेस इस बात को समझ रही थी, इसीलिए उन्होंने चुनाव का ऐलान किया था? देखिए बिल्कुल चुनाव का ऐलान होना भी चाहिए, और इसमें कोई बहुत कह सकते हैं कि हैरानी की बात नहीं, क्योंकि देखिए लोकतंत्र यहाँ पर हर प्रक्रिया जो चुनाव प्रक्रिया के तहत होती है, लेकिन देखिए आपको समझना भी पड़ता है कि तमाम सारा जो देश का शासन चल रहा है, तमाम सारी जो गतिविधि चल रही है, उसमें किसी एक ऐसे शख्स के ऊपर आपको भरोसा करना पड़ता है जो कहीं ना कहीं पूरे सदन को लेकर चल सके। ओम बिरला को अपनी भूमिका के बारे में बेहतर तरीके से पता है, पिछले 5 साल को देखा जाए तो काफी बेहतर ढंग से उन्होंने सदन को चलाया। हालांकि जो 100-150 जो सांसद निलंबित किए गए वो एक अलग विषय था, एक अलग बात थी, लेकिन उसको हटाकर देखा जाए तो कुल मिलाकर संसद की जो गरिमा है, कई सारी चीजें रही है, लेकिन फिर भी उन्होंने गरिमा को बनाकर रखा। इसी जो मद्देनजर शायद कांग्रेस या यूं कहें विपक्षी दलों ने भी उनका समर्थन किया। वैसे में साउथ का स्पीकर हो या नॉर्थ का स्पीकर हो या वेस्ट का स्पीकर हो, बेहतर बात यह है कि वो सदन कैसे चला पाता है, और टीडीपी ने भी इसको लेकर कोई बहुत विरोध नहीं किया। शुरू में जरूर इसको लेकर बातें कही गई, लेकिन उन्होंने कोई बहुत बड़ी नाराजगी अपनी नहीं दिखाई। जेडीयू ने भी शुरुआत में ये बात कही थी, लेकिन वो भी देखिए शांत होते हुए नजर आए। तो यहाँ पर कुल मिलाकर अब जो सच है वो ये है कि स्पीकर का पद जो है अब ओम बिरला को मिल गया है, वो स्पीकर बन गए हैं, पद पर बैठ गए हैं, और यहाँ से महत्वपूर्ण बात यह है कि देश का जो शासन चले वो बेहतर तरीके से चलता हुआ नजर आए, क्योंकि देखिए देश को विकास की बहुत जरूरत है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर देश को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, मेरे ख्याल से चर्चा इसके ऊपर होना चाहिए। सर जिस तरीके से अगर हम देखें तो गृह मंत्रालय और तमाम तरह के जो रेल मंत्रालय हैं, वित्त मंत्रालय हैं, तमाम तरह के जो मंत्रालय हैं जो कहीं ना कहीं अहम किरदार निभाते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के पास है, और स्पीकर पद भी अब भारतीय जनता पार्टी के पास है। ऐसे में क्या जो सहयोगी दल है इनकी नाराजगी आने वाले समय में देखने को मिल सकती है, और क्या विपक्ष जिस तरीके से 2019 के समीकरण थे अब उससे कई बेहतर है, और आंखों में आंखें डालकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सवाल पूछते हुए नजर आएंगे? जिस तरीके से पहले दिन हमने देखा कि संविधान की कॉपीज लेकर लगातार जो है नारे लगाए जा रहे थे, क्या अब विपक्ष अपने आप को एक मजबूती के तौर पर पेश करता हुआ नजर आएगा? देखिए जाहिर बात है कि विपक्ष पहले वाला विपक्ष नहीं है, अब इनके पास 240 के आसपास लगभग संख्या बल है, तो आप ये मानकर चलिए यहाँ पर बीजेपी या यूं कहें कि एनडीए सरकार की जो मुश्किलें हैं वो कम होने वाली नहीं है। हर एक चीज पर कहीं ना कहीं जो विपक्षी लोग हैं वो कटाक्ष करते हुए नजर आएंगे, आपसे सवाल पूछते हुए नजर आएंगे। और देखिए लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत चीज यही है कि सत्ता पक्ष है तो विपक्ष भी है, और दोनों का काम ये होता है कि देश को कैसे बेहतर तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। सत्ता पक्ष कोई अपनी मनमानी करता है तो यहाँ पर विपक्ष का काम होता है उसको रोका जाए, टोका जाए, ताकि देश में कोई भी ऐसा काम ना हो जो देशवासियों के लिए यूं कहें कि देश की जो विकास की जो गति है उसमें कहीं ना कहीं अवरोध उत्पन्न कर सके। तो ऐसे में सत्ता और विपक्ष दोनों को मिलकर काम करने की जरूरत होती है। आपने देखा कि जो मोहन भागवत ने यही बात कही थी कि विरोधी मत कहिए आप, जो है कि जिस तरह से हमने चुनाव लड़ा है, कोई जीता है कोई हारा है ये अलग बात है, लेकिन विरोधी कहने का मतलब यह है कि वो देश के विकास में भागीदार नहीं है। क्या आप उनको साथ लेकर चलिए क्योंकि वो भी देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो ये जो चीजें हैं चिराग ये बेहतर है, क्योंकि सबका मकसद जो है वो देश को आगे बढ़ाने का है। जी बिल्कुल, अब देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता
जनता पार्टी किस तरीके से अपने फैसलों का जो है फैसलों को लेकर के निर्वहन करती है। जाहिर सी बात है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बहुमत के आंकड़े को पार नहीं कर पाई है और ऐसे में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का एक अहम रोल है सरकार बनाने में। और जिस तरीके से विपक्ष लगातार दावे ठोक रही है, विपक्ष ने स्पीकर के लिए जो है चुनाव का ऐलान करने से साफ तौर पर पीएम मोदी को चेतावनी दे दी कि बहुमत का आंकड़ा भले ही हमारे पास नहीं है लेकिन हम भी ज्यादा आपसे पीछे नहीं है। अगर परिस्थितियां जो है सही नहीं रहती हैं तो जाहिर सी बात है बड़ा खेल होते हुए नजर आएगा। और जिस तरीके से अगर हम देखें तो टीडीपी या फिर हम बात करें नीतीश कुमार की, तो इन पर सबकी निगाहें बनी हुई थी कि ये किसका समर्थन करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है नीतीश कुमार ने तो एनडीए के पहली बैठक में यूसीसी और जो है अग्निवीर योजना को लेकर के सवाल उठा दिया था। तो भले ही अब तमाम जो मंत्रालय हैं, स्पीकर पद है, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पास है, लेकिन इस बार विपक्ष मजबूत है और जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी को तमाम बड़े फैसलों को रोकना पड़ेगा जिसको लेकर के वो चर्चा में रहती है।